Now, let me give you further elaborates about this static friction, limiting friction and kinetic friction. Kinetic friction में मैं एक और बात इधर बता दूं. Right now in this chapter we'll keep ourselves focused on sliding friction. इस चैप्टर में इस स्टेज पर इस लेवल पर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बातचीत अभी नहीं करेंगे. About rolling friction we'll discuss in detail in the further chapters, that is rotational dynamic. हम इधर ही मैकेनिक्स में आगे रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे. रोटेशनल डायनामिक्स में हम बड़े डिटेल में रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अभी इस चैप्टर को पढ़ते समय हम पूरी तरह से सबसे पहले समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, और इसके साथ साथ में हम काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में समझ जाएंगे, और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आगे रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर में. देखिए, just imagine a situation. This is a rough horizontal surface kept with a massive block. A rough horizontal surface is kept with a massive block. This is rough horizontal surface. And this is a massive block kept over it. We have got gravitational force mg acting in vertically downward direction, and we have got normal reaction n acting upward direction, and here we apply a force in order to move the block. इस ब्लॉक को मूव करने के लिए हम फोर्स F इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, और इस ब्लॉक पर अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इस ब्लॉक को मूव होने से रोकेगी, अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स वुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन. For this situation, I'll plot a graph. On x-axis, I'll plot for F. This is the applied force, and along y-axis, I'll plot for फ्रिक्शनल फोर्स, द एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो वहां पर लग रहा है, जो उस ब्लॉक पर एक्ट करेगा. नाउ द इंटरेस्टिंग ग्राफ, जैसे जब अप्लाइड फोर्स जीरो, यदि यह फोर्स जीरो हो जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो रहेगा. जैसे जैसे यह अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बिल्कुल बराबरी से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा. बिल्कुल बराबरी से जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है. एल से यह स्ट्रेट लाइन होगा, दिस एंगल वुड बी 45 डिग्री. किसी भी समय पर जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यह बराबर होंगे. इफ अप्लाइड फोर्स इज ए, देन अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी ऑल्सो ए. इस तरीके से जब अप्लाइड फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रहा है. अब क्या यह फ्रिक्शनल फोर्स अनलिमिटेड तरीके से बढ़ेगा? नहीं. यह फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट तक बढ़ेगा. एक लिमिट तक बढ़ने के बाद उसके फर्दर यदि हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो वह
ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जैसे ही यह ब्लॉक मूव करने लगा, इफ दिस इज दैट पॉइंट, उसे हम मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, और उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। उस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की कंडीशन अचीव होते से ही, इफ दिस इज दैट सिचुएशन, यह फोर्स हो गया और यह लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जिसे हम Fr मैक्स कह सकते हैं, उसके बाद यह ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जैसे ही यह ब्लॉक मूव करने लगेगा वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगी। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि यह लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन अचीव होते से ही एकदम से यह फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज a constant value, and it's in fact is slightly less than static friction. This is the graph. हम कहते हैं this is the situation of static friction. This is self-adjustable. This is self-adjustable static friction. And this maximum available static friction, इसे हम Fr max कह सकते हैं. This Fr max is also termed as लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे. दिस मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. एंड जब अप्लाइड फोर्स इससे फर्दर एक्सीड करी तो यह ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जब यह ब्लॉक मूव करने लगेगा तब उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, दिस इज kinetic friction, and it's almost a constant value. Although in further classes we'll learn that even kinetic friction depends on velocity. ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती है. बट एट दिस स्टेज इन अवर 11th स्टैंडर्ड, while studying IIT JEE, while preparing for IIT JEE, and while preparing at this level of 11th and 12th standard, we will ignore the variation of kinetic friction with velocity. काइनेटिक फ्रिक्शन का वेलोसिटी के साथ में जो वेरिएशन होता है हम उसको इग्नोर करके चलते हैं. हमेशा हम काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट मानकर चलते हैं. इट्स ऑलमोस्ट, दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू. और इसे हम जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन को हम FRS से डिनोट करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम FRK से डिनोट करते हैं. FRK. This is denoted by FRS, and this is denoted by FRK. And observe that kinetic friction is slightly less. It's always slightly less than static friction. Kinetic friction is always less than limiting value of static friction. जो मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन इससे हमेशा कम होती है एकदम से. एक बार जब ब्लॉक मूव करने लगा तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है
वो अपोजिशन भी कम कर देता है, फिर वो उसको मूव होने देता है, उसका अपोजिशन कम हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, कम हो जाता है, जो मैक्सिमम अपोजिशन था उससे कम हो जाता है। दिस इज जनरली द ग्राफ और द प्लॉट which describes how static friction is adjustable, how static friction achieve its maximum value, and that maximum value we call it limiting friction, and then beyond that maximum value kinetic friction starts acting, and that kinetic friction is generally, or in fact it's always less than static friction. इस ग्राफ को नोट कीजिए, इन सभी बातों को नोट कीजिए, एंड आई विल प्रोसीड। मैं पूरा बोर्ड साफ कर दूंगा आगे का समझाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ friction. Can we figure out the factors which would govern that what frictional force would act between the two contact between the two bodies? देखिए, first of all, as I had already told you, static friction, it's an adjustable frictional force. हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इंपेंडिंग मोशन के लिए जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू ले लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, इसकी वैल्यू फोर्स कम करने पर कम भी होती जाएगी। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो शायद कोई लॉ नहीं लिख पाएंगे, मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लॉ लिख सकते हैं। बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इट हैव गॉट अ फिक्स वैल्यू। हाउ वी हैव डिफाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन? द मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। यह फिक्स्ड वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की यह किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दोज फैक्टर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अ फिक्स्ड वैल्यू एंड इट ऑलवेज एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन इज इट होल्ड फॉर limiting friction and kinetic friction, limiting friction and kinetic friction. static friction के लिए यह कंसेप्ट होल्ड नहीं करेगा। Now the first law says that frictional force is directly proportional to normal reaction. Frictional force, friction is directly proportional to normal reaction. जितना अधिक normal reaction होगा, उतना ही अधिक वहां पर frictional force act करेगा. If this is a horizontal surface and a block is kept on this horizontal surface, जितना अधिक इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, जितना यह ब्लॉक भारी होगा, उतना ही अधिक नॉर्मल रिएक्शन होगा और उतना ही अधिक वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन अवेलेबल होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग on the block or acting on the body is directly proportional to the normal reaction force acting between the two bodies. Now, the second law of friction says that it's independent of area of contact. Frictional force is
independent of the area of contact. वहां पर यह जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है. द third law of friction says that it depends on the nature of the contact, it depends on the nature of the material of two bodies. It depends on friction, depends on the nature of material and contact. Nature of material and contact. The two wooden blocks will have different values of limiting friction. The two copper block in contact, they will have different values of limiting friction and kinetic friction. Similarly, if we have got a iron block kept over a wooden table, the limiting frictional force value and the kinetic frictional force value would be different, while if we have got iron block kept over a copper surface, over a copper platform, in that case the value of limiting friction and the value of kinetic friction would be different. We used to say the fourth law of friction says that the frictional force always act opposite to relative motion or opposite to impending motion. Friction always act opposite to the relative motion or impending motion or impending motion. This are the obvious law. In fact, ये तो हम पहले मिनट से ही बोलना चालू कर दिए है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो इम्पेंडिंग मोशन है, जो मोशन होने वाला है या जिस मोशन के होने की टेंडेंसी है, उस मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. दिस आर द फोर लॉस विच describes the factors which would govern or which would affect the limiting frictional force value and the kinetic frictional force value. Friction is directly proportional to normal reaction. Friction is independent of the area of contact. Area of contact चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती है. फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, इस बात पर डिपेंड करेगी कि दो जो बॉडीज है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, उनके बीच में कांटेक्ट किस तरह का है. इस बात पर डिपेंड करेगी वह कांटेक्ट कितना स्मूथ है, वेदर इट्स पॉलिश्ड और नॉट, whether there is some lubricant spreaded over it or not. हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ लुब्रिकेटिंग ऑयल देयर. हम इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में यदि साबुन का पानी छोड़ दें या ऑयल छोड़ दें या ग्रीस से उसको पेस्ट कर दें, तो वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी. इस तरीके से हम फ्रिक्शनल फोर्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं बाय manipulating the nature of material and the nature of contact, and by putting some lubricating oil or some lubricating material or by spreading the soap water over it. इस तरीके से हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं और कई तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं. इनफैक्ट कई जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ाई जाती है. कहां पर? सड़कों पर जहां पर गाड़ियां चलती हैं, यदि वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो गाड़ियां स्लिप मारने लगेगी. यदि हम वहां पर एक
ब्रेकिंग एक्शन, एक इफेक्टिव ब्रेकिंग एक्शन लगाना चाहते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन को बढ़ाने का प्रयास करा जाता है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है कि भाई सड़क पर रेती नहीं होना चाहिए, सड़क पर पानी नहीं होना चाहिए, सड़क पर यदि वो सीमेंटेड सड़क है तो बहुत अच्छा फ्रिक्शन मिलेगा। इस तरीके से सड़कों पर फ्रिक्शन को बढ़ाने का प्रयास करा जाता है, क्योंकि वहां पर गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है, गाड़ी का जो ब्रेकिंग एक्शन है, गाड़ी का जो मूवमेंट है, जो ट्रैफिक का मूवमेंट है, वह जितना अधिक फ्रिक्शन होएगा उतना ही व्यवस्थित, उतना ही अच्छा होगा, उतने ही एक्सीडेंट कम होंगे। यदि वहां पर फ्रिक्शन कम हो गया तो एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। ये एक ऐसा एग्जांपल है, आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि यहां पर तो फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, डिजायर्ड है, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, अनिवार्य है। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स यदि कम हो जाए सड़कों पर तो भयानक स्थिति बन जाएगी। मैं the fourth point, the fourth law which describes the friction is it always opposes the relative motion, it always opposes the impending motion. प्लीज नोट डाउन कीजिए, इसी को मैं अब आगे समझाऊंगा।